हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुक आईएएस और स्वागत है आपका हमारी सोशोलॉजी ऑप्शनल की क्लासेस में। और देखिए, हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डियर फ्रेंड डिस्कस किया अबाउट नेशन एंड स्टेट। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज नेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेट, कैसे ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। उसी डिस्कशन को आज हम फिर से उसी में आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, अभी तक जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट नेशन, अबाउट स्टेट, सभी को देखिए गुड आफ्टरनून। मोनिका गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए, दोज हु आर प्रेजेंट इन द क्लास प्लीज मेंशन देयर नेम सो दैट आई विल हैव सम आइडिया और मैं आपको ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊंगा। गुरमिंदर गुड आफ्टरनून। और देखिए, लास्ट क्लास से रिलेटेड गुरमिंदर, हिमांशु, मोनिका, किसी को भी कोई डाउट है, किसी को कोई इशू है, प्लीज आस्क मी, प्लीज मेंशन योर नेम्स। ठीक है, तो ये नाम, देखिए नाम मैं इसलिए नहीं लिखता कि मैं कोई अटेंडेंस ले रहा हूँ। देखिए, नाम इसलिए क्योंकि मैं आप पे फोकस कर पाऊँ और आप लोग को एक चैनलाइज तरीके से एड्रेस कर पाऊँ, और किसी का भी कोई डाउट हो कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। किसी बच्चे को नहीं लगना चाहिए कि कहीं छूट रहा है, चीज़ें फास्ट जा रही हैं। जो लोग देखिए नए हैं, जो लोग पुराने हैं, सभी को देखिए हम एक साथ लेके चल रहे हैं। कहीं पे भी कोई चीज़ आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। सुमनप्रीत, अमनजोत, किसी को भी कोई डाउट लास्ट क्लास रिलेटेड, लास्ट क्लास में देखिए जो मैंने आपको बताया about nation, about state, with regard to that, is there any doubt? तो ये हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, देखिए हमने आपके साथ एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया नेशन और स्टेट का, जहां पे मैंने बताया कि वर्ल्ड में जो भी इशू चल रहे हैं, देखिए वट एवर पोलिटिकल इशूज चलेंगे, चाहे सीरिया में चल रहा है कुछ, चाहे पैलेस्तीन में चल रहा है, चाहे कश्मीर में चल रहा है, चाहे यूथोपिया में चल रहा है, कहीं पे भी, कोई भी अफ्रीका में चल रहा है, कॉकस रीजन में चल रहा है, कहीं पे भी कोई इशू चल रहा है, उगूर प्रोविंस में चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है। देखिए, कहीं पे भी कोई इस तरह का राजनीतिक जो इशू चल रहा है, पॉलिटिकल इशू चल रहा है, दैट इज नथिंग, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशन एंड स्टेट। दैट एस्पेक्ट आई वाज डिस्कसिंग विद यू पीपल कि वंस यू अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, एक बार अगर आपने नेशन और स्टेट के आइडिया को समझ लिया, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अप्रिशिएट दैट व्हाई दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन, क्यों ये विवाद चल रहे हैं, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आपके लिए इन्हें समझना काफी इजी हो जाएगा डियर फ्रेंड, and that's why I am giving so much importance. And if you see previous year UPSC question paper, year after year they have asked question from this topic of nation and state, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए, and that's why I am emphasizing so much. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट पेपर में भी और सेकेंड पेपर में भी, अगर आप सिलेबस देख रहे होंगे तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी दैट इज देयर इन फर्स्ट पेपर, ये फर्स्ट पेपर में, और पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी सेकेंड पेपर में भी है। सो देखिए, दोनों पेपर में ये है, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब हम इसको डिस्कस करते हैं नेशन स्टेट को, तो वी डिस्कस फ्रॉम द बोथ द पर्सपेक्टिव, दैट इज आइडिया ऑफ नेशन एंड आइडिया ऑफ स्टेट। सो वॉट एवर आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया उससे रिलेटेड डियर फ्रेंड किसी को कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं। और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नेशन डिराइव इटसेल्फ फ्रॉम ए पर्टिकुलर लैटिन वर्ड दैट इज टू बी बॉर्न, मींस ऐसे कम्युनिटी में जहां से आप रिलेशन शेयर कर रहे हैं सिंस योर बर्थ, सिंस योर बिगिनिंग, दैट कम्युनिटी इज योर नेशन। हमने इसके बहुत सारे डायमेंशन डिस्कस किए। वी डिस्कस कल्चरल डायमेंशन, we discuss political dimension, we discuss psychological dimension, we discuss economic dimension, जिन पे नेशन क्रिएट किए जा सकते हैं। और कुछ स्कॉलर्स लाइक जेम्स केलर ने ऐसा बोला कि these dimensions you can divide into two category, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। और मैं आपके साथ ऐसा डिस्कस कर रहा था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपने खुद बोला कि सब्जेक्टिव क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, आपकी ये सेंस ऑफ फीलिंग दैट यू बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, this we feeling that you are one, that is important। जहां पे हमने बेनेडिक्ट एंडरसन की बात की, और बेनेडिक्ट एंडरसन बोल रहे थे कि ये एक इमेजिन्ड आइडिया है, डेलिब्रेट आइडिया है, डेलिब्रेट प्रोजेक्शन है। हम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने फायदे के लिए आइडिया ऑफ नेशन हम क्रिएट करते हैं जस्ट टू सर्व सम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे हमारा कुछ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाए। इस पर्पस से वी क्रिएट आइडिया फॉर नेशन। एंड देन आई डिस्कस विद यू पीपल दोस आइडियाज दैट कंजर्वेटिव नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म, देन एक्सपेंसिव नेशनलिज्म, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म,
ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की, और ये डिस्कस करने के बाद आइडिया ऑफ नेशन को डिटेल में डिस्कस करने के बाद मैंने आपके साथ एक आइडिया डिस्कस किया, दैट इज आइडिया ऑफ स्टेट। कि स्टेट क्या है, पॉलिटी में भी आप पढ़ते हैं, और मैंने आपको एग्जांपल बताने की कोशिश की कि कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इंडिया एज ए नेशन एंड इंडिया एज ए स्टेट, दोनों के बीच में कैसे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं बिटवीन इंडिया एज ए नेशन एंड बिटवीन इंडिया एंड स्टेट। सो वहां पे मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑब्जेक्टिव है, स्टेट लीगल है, स्टेट ऑब्जर्वेबल है, स्टेट मेजरेबल है, बट नेशन साइकोलॉजिकल है, नेशन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, नेशन आप फील कर सकते हैं, नेशन आप देख नहीं सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई जब मैं आपके साथ डिस्टिंक्शन कर रहा था नेशन और स्टेट का। बट क्वेश्चन ये है कि स्टेट है क्या, और जब मैंने आपको बताया कि स्टेट है क्या डियर फ्रेंड, देन आई टोल्ड यू पीपल दैट state is that entity which is characterized by mainly 4 attribute। वो एट्रीब्यूट क्या थे, टेरिटोरियलिटी, सिटीजनशिप, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जिसको मैं संप्रभुता बोल रहा था, टेरिटोरियलिटी जिसको मैं क्षेत्र या क्षेत्रफल बोल रहा था कि दिस इज योर एरिया, विद इन दैट एरिया यू विल हैव सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल ऑर्डर। आपकी एक गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं, उस एरिया में इंप्लीमेंट करा सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आई डिस्कस विद यू पीपल while discussing idea of state, but then question came in your mind that why we need state, हमें स्टेट की जरूरत क्यों है, क्या होगा अगर स्टेट नहीं होगा। तो मैंने आपसे पूछा आप लोगों से कि व्हाट विल हैपन। देखिए आप कब ज्यादा हैप्पी फील करते हैं, जब रूल्स होते हैं तब, या जब रूल्स नहीं होते तब। हैप्पी किस में ज्यादा फील करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, दैट इज डिफरेंट थिंग। व्हेन विल यू बी हैप्पी, कब आप खुश ज्यादा होंगे, जब नियम कानून होंगे तब, या जब नियम कानून नहीं होंगे तब। ये बताइए, इसका सोशियोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है। When will you people feel happier, when there will be rules and regulation or when there won't be any rules and regulation? अब देखिए ये तो बात थॉमस सही नहीं बता रहे हैं। थॉमस बोले कि जब रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे तो मैं ज्यादा हैप्पी फील करूंगा। सही बता रहे, देखिए बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए व्हेन देयर आर नो रूल्स, व्हेन देयर आर नो रूल्स देन यू विल फील हैप्पियर। देयर इज नो डाउट कि आप देखिए शाम को अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं पार्टी के लिए और पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो देखिए आप ऑब्वियसली बहुत हैप्पी फील करेंगे। आया तब थॉमस तब ज्यादा फील हैप्पी करेंगे जब पेरेंट्स ने रात को 9 बजे गेट पे ताला लगा दिया और बोल रहे कि 9 के बाद बाहर नहीं आ सकते, आप दोस्तों के साथ घूमने नहीं आ सकते, किसी पार्टी में नहीं आ सकते, कोई फन नहीं कर सकते। तो देखिए इस तरह के आप ज्यादा अच्छा फील करेंगे, या जहां जाना चाहे जा सकते हैं, फ्री है। बट यस, ये जो अनब्रिडल्ड फ्रीडम है, ये जो अनफिटेड फ्रीडम है, दैट may be good at individual level but that may not be good at societal level, group level, family level। इसीलिए जब आप एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, जब आप एक समूह में रहना चाहते हैं, फैमिली में रहना चाहते हैं, सिटी में रहना चाहते हैं, स्टेट में रहना चाहते हैं, वहां पे रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत है। तो एज एन इंडिविजुअल यू मे लिव विदाउट ग्रुप, एज एन इंडिविजुअल यू मे लिव विदाउट रूल्स, बट इफ यू वांट टू लिव इन सोसाइटी, इफ यू वांट टू लिव इन ग्रुप, you need some rules, you need some regulation, and because of that I was saying in the last class itself कि आप as an individual free थे, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। देखिए आप as an individual फ्रीडम के साथ रह रहे थे, बट हुआ क्या, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल जो इंडिविजुअली फ्री रहते थे, उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें मिलके एक सोसाइटी बनानी चाहिए, और ये जो सोसाइटी या ग्रुप जो आपने बनाया, ये इस आधार पे बनाया कि इसमें रूल्स होंगे। रूल्स मतलब देखिए अगर आप एक रूम में अकेले रह रहे हैं, यू आर द बॉस, कब लाइट जलेगी कब लाइट बंद होगी क्या होगा क्या नहीं सब आप डिसाइड करते हैं। तो आपका रूम कितना भी गंदा हो बट यू आर द बॉस, सब कुछ सही है। बट जैसे ही रूम पार्टनर की एंट्री होती है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि हाफ ऑफ द रूम बिलोंग्स टू यू, हाफ ऑफ द रूम बिलोंग्स टू हिम। सुबह 9 बजे के पहले लाइट नहीं जलेगी, रात को 11 बजे लाइट बंद हो जाएगी। देखिए इस तरह के क्या बना रहे हैं रूल्स कि इफ आई विल बॉयल मैगी यू विल क्लीन द यूटेंसिल्स, यू विल बॉयल टी आई विल क्लीन द यूटेंसिल्स। दीज आर व्हाट, दीज आर रूल्स। और रूल्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि अब आप एक ग्रुप में रहना चाह रहे हैं। सो 1 + 1 इंडिविजुअल दैट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप एंड हाईएस्ट ग्रुप, वो सबसे बड़ा ग्रुप जिसके साथ आप खुद को रिलेट कर सकते हैं डियर फ्रेंड, दैट ग्रुप आई वाज सेइंग, दैट ग्रुप इज स्टेट।
और स्टेट की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि योर लाइसेंसेस टू डू एनीथिंग, आपके लाइसेंसेस, अधिकार कुछ भी करने के। देखिए जब आप इंडिविजुअल की तरह थे, फॉरेस्ट में रहते थे, अगर किसी दूसरे इंडिविजुअल ने या एनिमल ने आपको थ्रेटन किया था तो आपने उसे किल कर दिया था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आपको कोई थ्रेट देता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आप ये नहीं बोलते कि मैं भी देख लूंगा, आप 100 नंबर पे क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। दैट इज स्टेट। सो स्टेट हैज अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉ एंड स्टेट हैज अथॉरिटी टू एक्सपेक्ट ओबीडियंस फ्रॉम यू पीपल टुवर्ड्स दैट लॉ। राज्य लॉ बनाता है, उन्होंने किसानों को लेके एक कानून बनाया है और वो अपेक्षा करते हैं कि किसान इस कानून को माने, जिसको लेके किसान सड़कों पे क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं डियर फ्रेंड। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये स्टेट है जो लीगल ऑर्डर है, ये बताता है कि ये लीगल है, ये इलीगल है। अगर आपने कुछ इलीगल किया है, दैट इज एनी एक्ट कमिटेड बाय यू विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, यू विल बी पनिश्ड, आपको पनिश किया जाएगा। और जब आपको पनिश किया जाता है कि 3 साल की सजा दी जा रही है, 5 साल की सजा दी जा रही है, तो आपसे पूछा नहीं जाता है कि अगले 5 साल के लिए आप फ्री है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका यूपीएससी का एग्जाम है। दैट इज स्टेट कि स्टेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल ऑर्डर मैनेज करता है। एक टेरिटरी होती है और उस टेरिटरी में जो लोग होते हैं उन्हें आप सिटीजन की तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आई डिस्कस विद यू पीपल। यहां तक कोई डाउट है डियर फ्रेंड? टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? यहां तक सभी को क्लियर है? नेशन क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट की जरूरत क्यों है, दिस मच इज क्लियर। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है और यहां तक ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है। बट ऐसा जो स्टेट सिस्टम है, ऐसा जो नेशन स्टेट सिस्टम है डियर फ्रेंड, इट इवॉल्व्ड, इट ओरिजिनेटेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, and at one point of time it got evolved in Western European society. So what is mentioned here, towards the end of 17th century Europe witnessed the rise of state. यूरोप ने विटनेस किया rise of number of territorial units. तो आप जब पढ़ेंगे वर्ड हिस्ट्री तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के बारे में पढ़ेंगे और ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में रिकॉग्नाइज किया गया टेरिटोरियल जो पार्ट्स थे रोमन एम्पायर के, कि आप इस टेरिटरी के अंदर, आप इस टेरिटरी के अंदर अपनी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं और दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो वहां से शुरुआत होती है 17th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के बाद से शुरुआत होती है इमर्जेंस ऑफ सच स्टेट ऑन बेसिस ऑफ सम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लैंग्वेज हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रिलीजन हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रेस हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एक फिजिकल टोपोग्राफी हो सकती है, जिसके बेसिस पे लोगों ने बोला कि ये मेरा एरिया है, ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है। इस तरह से देखिए आप स्पेस को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और हर स्टेट के अंदर मेरे रूल चलेंगे, आपके रूल चलेंगे, उनके रूल चलेंगे, हमारे बीच में संबंध हो सकते हैं, बट यहां तक कानून बनाने का अधिकार मेरा है, वहां तक कानून बनाने का अधिकार आपका है। कुछ स्टेट में रूलर्स रहे, राजा रहे, सुल्तान रहे, किंग रहे, कुछ जगहों पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, बट आप सोशल स्पेस को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि दिस इज माय स्टेट, दिस इज योर स्टेट, दिस इज देयर स्टेट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है डियर फ्रेंड, दिस इज टोटली, ये टोटली क्या है, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है। इफ आई आस्क यू पीपल कि जो स्टेट है ये ह्यूमन क्रिएशन है, वी हैव क्रिएटेड स्टेट फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, फॉर आवर ओन कंफर्ट, फॉर आवर ओन पर्पसेस। ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य हमने खुद से क्रिएट किया है। जिस तरह से नेशन के बारे में मैं आपको बोला था कि नेशन बनाए जाते हैं डेलिबरेटली और नए नए नेशंस बनाए जाते हैं। तो इंडिया से अगर कोई एक मुस्लिम नेशन बना पाकिस्तान, वहां से एक बांग्ला नेशन बना बांग्लादेश, इस तरह की चीजें होती रही हैं और होती आई हैं। इसीलिए हो सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे 50 नेशन स्टेट रहे हों, 55, बट आज 200 के आसपास ऐसे स्टेट हैं जो खुद को बोलते हैं कि या तो हम स्टेट हैं या तो हम नेशन स्टेट हैं। और बहुत सारे जगहों पे सिविल वॉर अभी भी चल रही है। वहां पे कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं। तो स्टेट इज ह्यूमन क्रिएशन, स्टेट इज आर्टिफिशियल क्रिएशन। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट?
स्टेट एक ह्यूमन क्रिएशन है, स्टेट एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, स्टेट यू आर क्रिएटिंग फॉर योर ओन कन्वीनियंस। ये सब समझ में आ रहा है सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो दैट थिंग आई एम सेइंग कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि किसी एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे एक वी फीलिंग डेवलप करना कि हम एक हैं, दिस इज अस एंड दे आर डिफरेंट, सो अस वर्सेस देम, वी वर्सेस दे, हमारा उनका, ये जो फीलिंग है ये एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे डेवलप हो सकती है, भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, धर्म के आधार पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे। ऐसे थॉट आ सकते हैं कि वी आर डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट, सो वेयर वी आर लिविंग दैट इज आवर एरिया, वेयर दे आर लिविंग that is their area. In our area, since we are different, our rules will be different, their area is different, they are different, their rules will be different. इस बेसिस पे जो हमारा पूरा सोशल स्पेस है, या आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि जो पूरा वर्ल्ड है उसे एक स्टेट सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है कि यहाँ पे इंडिया खत्म होता है, पाकिस्तान स्टार्ट होता है, यहाँ पे पाकिस्तान खत्म होता है, ईरान स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है। देखिए इस तरह से पूरे जो सोशल स्फीयर है उसे हमने अलग अलग नेशन स्टेट में डिवाइड करके रखा हुआ है, और ऐसे जो नेशन स्टेट हैं ये कुछ लॉज बनाते हैं, कुछ राइट्स देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वी आर लोकल पीपल, वी आर द सिटीजन ऑफ दिस नेशन स्टेट एंड दे आर फॉरेनर, दे आर आउटसाइडर। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारा एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और कुछ सबको दिया जा सकता है जस्ट बिकॉज यू आर मेंबर ऑफ दैट नेशन स्टेट। इस तरह की बातें आई है, और जो लोकल पॉपुलेशन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई है, सिटीजन्स वर्सेस फॉरेनर, वी वर्सेस दे, अस वर्सेस देम। इस तरह के आइडियाज आए हैं, और ये प्योरली यूरोपियन कॉन्सेप्ट है जो कॉलोनाइजेशन के दौरान जब एशिया की बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया गया, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया गया, तो ये जो थॉट है नेशन स्टेट का ये इन देशों में भी गया, और धीरे धीरे यहाँ पे भी नेशनलिस्ट स्ट्रगल स्टार्ट हुए, राष्ट्रवादी स्ट्रगल यहाँ पे स्टार्ट हुए। अर्लियर इट वाज अ प्योरली यूरोपियन कॉन्सेप्ट, लेटर ऑन इट डिफ्यूज टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज कोलोनाइजेशन स्टार्टेड। दैट थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? उसी बात को मैंने यहाँ पे बताया है कि जो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट है, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इज अ यूरोपियन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड इट प्रोलिफरेटेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के अलग अलग भागों में फैला, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, अलग अलग जगहों पे। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना जिसने सभी को इन्फ्लुएंस किया कि आपकी अपनी टेरिटरी होनी चाहिए जहां पे आपको लॉ बनाने का आइडिया है। तो भले ही ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है। देखिए इमोशनल कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब ये है कि इसमें एक वी फीलिंग है। जैसे आप बोलते हैं ना कि देखिए कश्मीर में प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, कश्मीर में प्रॉब्लम इसलिए चल रहा होगा, शायद दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इंडिया एक साइड में, पाकिस्तान एक साइड में, और वहां पे बोल रहे हैं कि एक थर्ड पार्टी भी है जिसको आप कश्मीरियत बोलते हैं। अभी कश्मीरियत क्या है? हो सकता है कि वहां के लोग का एक थॉट हो कि हम अलग हैं, हमारा एक सोच है, हमारा एक पहनावा है, हमारा एक रहने तरीका है। सो ये जो पूरा आइडिया ऑफ नेशन है डियर फ्रेंड, ये एक साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पे बेस्ड है कि you have decided to develop a feeling that you are one because of some language, because of some religion, because of some culture, because of some topography। आप बोलें कि आप अलग हैं, आप एक हैं, इसके बेसिस पे नेशन बनते हैं। ये फाउंडेशन होता है। जब भी आप ऐसी कोई नेशन की फीलिंग लाते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, बट इट डिवाइड्स सिटीजनरी इन टर्म्स ऑफ नेशनल वर्सेस फॉरेनर। नेशनल वर्सेस फॉरेनर के टर्म में ये लोगों को क्या करता है? डिवाइड करता है। ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? यहां तक देखिए सभी को समझ में आ रहा है? फाइन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो पूरा आइडिया ऑफ नेशन स्टेट है कि टेरिटरी के टर्म में पूरा जो वर्ड है ये डिवाइडेड हो गया है, और आज आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप हैं, यू आर यू कैन नॉट से दिस थिंग। यू आर आइदर इंडियन, और यू आर ए चाइनीज, और यू आर ए पाकिस्तानी, और यू आर एन अमेरिकन, और यू आर ए ब्रिटिश। ये आपकी आइडेंटिटी है।
तो आपकी आज जो आइडेंटिटी है दैट इज नॉट डिवाइड ऑफ नेशन स्टेट विदाउट नेशनैलिटी। इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसमें नेशनैलिटी की बात होती है। विदाउट नेशनैलिटी, विदाउट सिटीजनशिप, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ यू। सो यू आर नॉट यू, यू आर पार्ट ऑफ ए स्टेट। स्टेट से आप आइडेंटिफाई होते हैं और स्टेट से आपकी आइडेंटिटी है डियर फ्रेंड। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है डियर फ्रेंड? ठीक है। और ये जो पूरा स्टेट सिस्टम है, सीमा यहां समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? देखिए कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज को लेके तो आप बता सकते हैं, उसी समय उनके डाउट को हम एड्रेस करेंगे। ये जो स्टेट सिस्टम है डियर फ्रेंड, ये किस बात पे बेस्ड है? मैं एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जांपल देता हूं कि इंडिया ने बहुत टाइम तक हेल्प की भूटान की, इंडिया ने बहुत टाइम तक हेल्प की नेपाल की, बहुत सारा डेवलपमेंटल एड, बहुत सारा हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प, सब कुछ किया इंडिया ने। बट कहीं ना कहीं वहां के लोगों को एक फीलिंग दिया कि वी आर योर एल्डर ब्रदर, हम आपके क्या हैं? बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की बात आपको क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। ये बात नेपाल को खराब लग गई, भूटान को भी खराब लग सकती है देर सवेर, क्योंकि ये जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है डियर फ्रेंड, ये इक्वालिटी पे बेस्ड है, साइज पे बेस्ड नहीं है। यू आर स्मॉल, यू आर बिग, you are having this resources, you are having that resources, that doesn't matter। ये जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है ये इस बात पे बेस्ड है कि ऑल आर इक्वल, लीगली सबके हैं, इक्वल है, और सबकी इक्वल सॉवरेनिटी है और सबकी इक्वल रेस्पेक्ट है। इस बात को समझना पड़ेगा सारे नेशन स्टेट को। और इसी तरह से आप पाएंगे कि जब कोई कंट्री आपका काफी क्लोज होता है, सडनली वो आपके क्लचेस से बाहर जाने लगता है, किसी और के करीब आने लगता है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि ये जो इक्वालिटी वाला डायमेंशन है ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन वन बेसिक फाउंडेशन दैट ऑल स्टेट्स आर इक्वल इन लॉ एंड लीगली ऑल आर सॉवरेन। लीगली सब क्या है? सॉवरेन है। दे हैव एबिलिटी, दे हैव पावर टू इनैक्ट लॉज दैट विल बी एप्लीकेबल विद इन देयर ओन टेरिटरी। उसके लिए उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? मॉडर्न स्टेट सिस्टम। फर्स्ट प्रिंसिपल आई एम सेइंग दैट ऑल आर इक्वल, लीगली ऑल आर इक्वल। कोई पावरफुल हो सकता है, कोई लेस पावरफुल हो सकता है, कोई पावरलेस हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट लॉ सभी स्टेट को, यूनाइटेड नेशन में हर स्टेट का एक वोट है, सबका एक वोट है, वन स्टेट वन वोट। इस पे प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन का। सो जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं उसमें नेपाल के पास भी एक वोट है, इंडिया के पास भी एक वोट है। फॉर द टाइम बिंग हम उन P5 कंट्रीज को हटा के चले हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, हो सकता है उनके पास एक वीटो का भी वोट हो। अदरवाइज आई एम सेइंग कि सारे राज्यों को, सारे स्टेट को इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे देखा जाता है पॉलिटिकल साइंस में। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल आई एम सेइंग ऑल स्टेट्स आर सॉवरेन। ऑल स्टेट्स आर सॉवरेन मीन्स दे आर सुप्रीम to enact law and that law is applicable within the territory of what? That state। पर ये सभी पे एप्लीकेबल है, सारे स्टेट पे एप्लीकेबल है। जैसे इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, बड़ा हल्ला होने लगा उसका, अलग अलग फोरम पे अलग अलग बातें की गई। यूनाइटेड नेशन में ऐसी बात उठी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में ऐसी बात नहीं, बट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया इज फ्री टू इनैक्ट लॉज दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन इट्स ओन सिटीजन। वो अपने सिटीजनशिप राइट्स को लेकर लॉ बना सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन दिस आइडिया दैट ऑल स्टेट्स आर सॉवरेन एंड दे हैव एबिलिटी, दे हैव अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉ व्हिच विल बी एप्लीकेबल विद इन देयर ओन टेरिटरी। और तीसरा प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरे प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि ये जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है ये उसी बात से कंसर्न है जो इसकी टेरिटरी के अंदर हो रहा है। वॉट एवर इज टेकिंग प्लेस विद इन योर टेरिटरी दैट शुड बी योर कंसर्न। ये आपका कंसर्न होना चाहिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना के अंदर क्या हो रहा है, दैट इज देयर इंटरनल मैटर सो लॉन्ग इट इज नॉट अफेक्टिंग लॉ एंड ऑर्डर इन योर कंट्री। जब तक वो आपके इंटरनल अफेयर को क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता, तब तक वो आपका मैटर नहीं है। ये भी बेस्ड है जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं।
हाँ देखिए, स्टेट की हमें जरूरत होती है सीमा। देखिए, हर स्टेट कुछ अच्छा काम करता है, वो लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है, बट कई बार उसको लेके क्वेश्चन आ जाते हैं। सो स्टेट से डिफाइन होते हैं हम या नेशन से। देखिए, नेशन भी, आप इंडिया नेशन भी है और इंडिया स्टेट भी है, इस बात को सीमा समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप इंडिया एज अ स्टेट बोलते हैं तो एक लीगल एंटिटी से बोलते हैं। जब इंडिया एज ए आप नेशन बोलती हैं तो वो आपकी जो इमोशनल सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है उसकी आप बात बोलती हैं कि इंडिया हमारा राष्ट्र है, इंडिया हमारा राज्य है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट जब सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूं तो दोनों के मायने अलग अलग हो सकते हैं। ये बात सीमा समझ पा रही हैं? सीमा, आपका डाउट क्लियर किया मैंने? ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला था, नेक्स्ट ऐसा बोला था कि विद इन योर ओन टेरिटरी, विद इन योर ओन टेरिटरी वॉट एवर इट्स टेकिंग प्लेस, दैट इज द कंसर्न ऑफ स्टेट। बट आपकी टेरिटरी के बाहर दूसरे देश की टेरिटरी में, क्योंकि देखिए पूरा जो टेरिटरी है वो डिवाइडेड है स्टेट सिस्टम में। यहां पे एक देश की टेरिटरी खत्म हो रही है और यहां पे एक देश की टेरिटरी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो पूरा ये जो सिस्टम है ये डिवाइडेड है। तो वहां पे मैं आपके साथ ऐसा बोल रहा हूं कि इफ something is taking place in some other state territory, that is not your concern unless until वहां पे जो हो रहा है वो आपके लॉ एंड ऑर्डर को, आपके इंटरनल अफेयर को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। तो देखिए कई बार इंडिया ऐसा बोलते हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है। कहां पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान इंडिया में एंटी स्टेट एक्टिविटीज को, जिससे इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, लोगों की हत्याएं हो, उसे बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर कुछ टेररिस्ट कैंप हैं, उन टेररिस्ट कैंप में इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, इन्हें गाइड किया जा रहा है, इन्हें बताया जा रहा है कि इन लोकेशन पे आप क्या करिए, अटैक करिए। तो देखिए ये कुछ तो भी ऐसा है जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, बट वो जो चल रहा है उसका इन रिजल्ट किस पे आ सकता है, इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर पे। तो आपने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का सम्मान ना करते हुए बॉर्डर क्रॉस कर लिया। बॉर्डर इसलिए क्रॉस कर लिया क्योंकि बॉर्डर के उस साइड कुछ ऐसे क्रियाकलाप हो रहे थे, कार्यकलाप हो रहे थे, टेररिस्ट कैंप बनाए गए थे जो आपके लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर सकता था, डिस्टर्ब कर सकता था। सो दैट हैड पोटेंशियल टू डिस्टर्ब योर लॉ एंड ऑर्डर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू क्रॉस दैट लाइन ऑफ कंट्रोल। सर्जिकल स्ट्राइक आपने की, एयर स्ट्राइक की। सो देखिए वॉट एवर यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग। अदरवाइज जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो इस बात पे बेस्ड हैं कि एवरी स्टेट शुड रिस्पेक्ट टेरिटरी ऑफ अदर स्टेट and we should not cross those borders unless until there is something happening in that part of the territory that has potential to affect your internal affair, your law and order. And because of that many times it happened that you need to cross that territory and perform certain operations beyond your territory. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड कि ये तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल कि लीगली सारे स्टेट क्या हैं, बराबर हैं। दूसरा प्रिंसिपल, लीगली सारे स्टेट सॉवरेन है, अपनी टेरिटरी के अंदर लॉ बनाने की और उसे इंप्लीमेंट करने की उनकी जो एबिलिटी है वो अनक्वेश्चनेबल है। और तीसरा प्रिंसिपल कि आपकी टेरिटरी के बियॉन्ड जो हो रहा है दैट इज नॉट योर मैटर, ये आपका मैटर नहीं है, ये दूसरे स्टेट का मैटर है और आपको तब तक उसमें इंटरफेयर नहीं करना है जब तक उसकी वजह से आपके जो इंटरनल डायमेंशंस हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। This thing, dear friend, you are able to understand or not? ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? This much is clear to everyone? Fine, सही बात है। तो देखिए हमने यहां पे लिखा हुआ इसी बात को कि all states are equal before law and every state is sovereign in law। हर स्टेट को लॉ बनाने की क्या है, आजादी है, जो अपनी टेरिटरी में वो क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट करा सकता है। अब देखिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, इसे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये जो वैश्वीकरण हो रहा है इसकी वजह से नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। और बिना बताए अगर मैं आप लोग से पूछूं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा और ज्यादा मजबूत होगा
या और ज्यादा वीकेंड होगा, कमजोर होगा, क्या होगा? देखिए आपने बोला कि प्लीज रिपीट करिए सेकंड वाला। देखिए सेकंड वाले में मैं यही बोला था, पहला ये बोला था सीमा कि हर राज्य लीगली इक्वल है, लीगली ऑल स्टेट्स आर इक्वल। और दूसरा पॉइंट में बोला था कि एवरी स्टेट इज सॉवरेन, हर राज्य संप्रभु है, मतलब कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, और आपके द्वारा जो बनाया हुआ कानून है आपकी टेरिटरी के अंदर इंप्लीमेंट हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे की टेरिटरी में तो इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये दो चीजें मैंने आपको बताई। आपने बोला कि सेकेंड वाला रिपीट करिए, तो सेकेंड वाला में ये बोला था कि एवरी स्टेट इज सॉवरेन, हर स्टेट के पास अथॉरिटी है लॉ बनाने की, एंड दैट लॉ दे कैन इंप्लीमेंट विद इन देयर ओन टेरिटरी। दैट पॉइंट आई वाज सेइंग। ये समझ में आ रहा है सीमा आपको? सेकेंड वाला जो आपने बोला मैंने रिपीट कर दिया, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए हम डिस्कस करने आ रहे हैं इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट ऑन नेशन स्टेट। कि नेशन स्टेट का ये जो पूरा कॉन्सेप्शन है, नेशन स्टेट की जो पूरी अवधारणा है, इस पे ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का क्या फर्क पड़ेगा। सो वी आर लिविंग इन ए न्यू वर्ल्ड। सो कुछ टेंडेंसीज, कुछ करेंट्स जो टेंडेंसी के फॉर्म में थी, करंट के फॉर्म में थी 80s में, 90s में, 21st सेंचुरी आते आते वो एक फैक्ट बन गए, स्टैब्लिश फैक्ट, स्थापित हो गए हैं। और एक उसमें से ऐसी टेंडेंसी है, दैट इज आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन की टेंडेंसी है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करें, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात करें, सो दैट इज अ वर्ड, प्रेजेंट वर्ड इज गाइडेड बाई ग्लोबलाइजेशन वर्ड। सो एक ग्लोबलाइज वर्ड में हम लोग रह रहे हैं, जहां पे हर देश दूसरे देश से क्या है, जुड़ा हुआ पा रहा है। ये इंटरनेट की दुनिया है। और देखिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इंडिया में, और आपका कंसर्न है कि यूथोपिया में क्या चल रहा है, टिग्रे का क्या चल रहा है, इसके साथ क्या चल रहा है। तो ये एक कनेक्शन है। हो सकता है कि जब 1980 में यूपीएससी का एग्जाम लिया जा रहा हो तो यूथोपिया वगैरह की बात ना हो रही हो, इतने छोटे छोटे मुद्दे ना हो रहा हो, बस वहां पे बातें होती थी भारत श्रीलंका रिलेशन, भारत पाकिस्तान रिलेशन, ऐसे इजी सी क्वेश्चन आते थे। बट अभी आप कितने इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, कितने इश्यूज को पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हर इशू के बारे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने क्या बोला, एससीओ की समिट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, G20 की समिट हो रही है, बार बार एससीओ की समिट आप पढ़े जा रहे हैं। मतलब व्हाई? बिकॉज दीज रीजनल ग्रुपिंग्स, दीज ग्लोबल ग्रुपिंग्स, दे हैव सम इंपैक्ट। उनके जो डिसीजंस हैं उनका प्रभाव पड़ेगा किस पे? आपकी जो गवर्नेंस है, आपका जो शासन है, वो इनके डिसीजन से अछूता नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग डियर फ्रेंड कि वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एंड इन सच ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होने वाला क्या है नेशन स्टेट का, ये समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो पूरा वर्ड था, इसके बारे में मैंने आपको बोला कि पूरा वर्ड 19वीं शताब्दी आते आते, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, बहुत सारे नेशन स्टेट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और भी बहुत सारे नेशन स्टेट बन गए, इनके अंदर से भी बहुत सारे नेशन स्टेट बन गए, इस तरह से बहुत सारे नेशन स्टेट बनते चले गए। और देखिए इस तरह से पूरा जो वर्ल्ड हुआ बहुत सारे नेशन स्टेट में डिवाइड हो गया। बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से डियर फ्रेंड हो क्या रहा है, बहुत सारे ये जो नेशन स्टेट्स हैं इनके बीच में अब एक कनेक्शंस हो रहे हैं, इनके बीच में इस तरह के कनेक्शंस हो रहे हैं कि बॉर्डरलेस इंटरेक्शन हो रहा है, आपस में इंटरमिंगलिंग हो रही है, यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं, यहाँ की बातें वहां जा रही हैं। और इस वजह से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसका प्रभाव हो सकता है इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं, इंडिया में क्या हो रहा है उसका प्रभाव हो सकता है नेपाल में, श्रीलंका के तमिलियंस को क्या हो रहा है उसका प्रभाव पड़ सकता है इंडिया में। क्योंकि अब हमारा जो वर्ल्ड है ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, लॉट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज देयर। हाँ गुरमिंदर, देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने बोला कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्ट्रेंथन होगा, कैसे स्ट्रेंथन नहीं होगा। दिस थिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैसे होने वाला है ये बात हम समझते हैं। और देखिए आपने बोला कि स्ट्रेंथन होगा, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो। दिस थिंग वी विल ट्राई टू वेरीफाई। तो बोले कि ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है गुरिंदर, ये पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस,
ये चैलेंज करेगी किसे? आइडिया ऑफ सॉवरेंटी। ये सॉवरेंटी के आइडिया को क्या करने वाली है? चैलेंज करने वाली है। सॉवरेंटी का आइडिया क्या था भैया? सॉवरेंटी का आइडिया ये था कि यू आर सुप्रीम, यू आर इंडिपेंडेंट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। सो आंतरिक रूप से एज वेल एज बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यू आर इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम टू टेक योर डिसीजन इंटरनली एज वेल एज व्हाट, एक्सटर्नली। ये मीनिंग था सॉवरेंटी की। और हर राज्य, हर स्टेट खुद को सॉवरेन मान रहा था कि अपने डिसीजंस को, अपने निर्णयों को लेने के लिए दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर स्वतंत्र, ऐसी बात आप मान रहे थे। बट अब हो क्या रहा है कि सपोज कोई मूवमेंट चलता है यूएस में महिलाओं के अधिकार को लेकर कि महिलाओं को ये राइट चाहिए। डेफिनेटली इंडिया की जो विमेन है इस मूवमेंट के बारे में इंटरनेट से, बाकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू उन्हें पता चलेगा और उनके अंदर एक इच्छा आएगी कि ऐसा ही लॉ इंडिया में भी होना चाहिए महिलाओं के लिए। यूएस में अगर कोई ऐसा कानून आता है सिविल सोसाइटी से रिलेटेड कि जो केंद्र या जो सरकारें या राज्य सरकारें, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में देनी चाहिए, वाइडर एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। इंडिया में भी जो सिविल सोसाइटी है वो भी ऐसे मुद्दे क्या करेंगे, उठाएंगे। ग्लोबल लेवल पे हो सकता है बात चली हो क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, ग्रीन हाउस गैसेस की। इंडिया को हो सकता है इससे अपने आप को बाहर रखना चाहता हो, बट नहीं। अगर एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना तो यहां पे जो रूल डिसाइड होंगे वो इंडिया पे भी क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में केवल देखिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, केवल आर्थिक क्षेत्र में ही इंटरेक्शन बॉर्डरलेस नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है। और गुरमिंदर देखिए कल्चरल ग्लोबलाइजेशन से मेरा मतलब यह है कि आज आपके जो प्रेफरेंसेस हैं, द काइंड ऑफ द ड्रेस यू शुड वियर, द काइंड ऑफ द फूड यू शुड हैव, द आइडिया ऑफ इंटरटेनमेंट दैट यू विल हैव, ये सिमिलर होते जा रहे हैं। आप अभी एज ए यंग इंडियन यूथ आप यूएस जाइए और वहां पे भी आप पाएंगे कि इंटरटेनमेंट का तरीका वही है। लोग किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में आते हैं, एक अच्छी सी मूवी देखते हैं, अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। अगर आपको डांस करना वगैरह आता है तो किसी क्लब में आप थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, और जो भी आपको आता है वो सब आप कर सकते हैं। और ये हर जगह वही है, वैसा ही कंजम्पशन पैटर्न, वैसा ही आइडिया ऑफ लग्जरी, वैसी ही कारें पूरे वर्ल्ड में आपको दिख रही हैं। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ योर टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ योर प्रेफरेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर कंजम्पशन हैबिट, इन टर्म्स ऑफ योर आउटलुक, हम ज्यादा सिमिलर होते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर बिकमिंग मोर सिमिलर। उसी तरीके से मूल्यों के मामले में, वैल्यूज के मामले में वी आर बिकमिंग मोर इगैलिटेरियन, मोर इक्वल एज सच। सो जो वैल्यूज यूरोप में है, डेमोक्रेसी की, सेकुलरिज्म की, लिबर्टी की, राइट की, रिपब्लिक की, वही हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। उन्हीं के बेसिस पे हम जज करते हैं कि कोई देश सही है, कोई देश गलत है, कि कितना वो जेंडर इक्वालिटी दे पा रहा है, कितना वो सेकुलरिज्म दे पा रहा है, कितना गुड गवर्नेंस वो मैनेज कर पा रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से कि इन दिस era of globalization, sovereignty of the state, that state is independent and supreme to do anything, that is getting challenged. That is getting challenged because number of organizations are emerging at global level, at regional level, and they are challenging the economic decision and political decisions of the state. तो स्टेट का ये एरोगेंस कि हम डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें काफी हद तक वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, डब्ल्यूटीओ ने, यूनाइटेड नेशन ने, ग्रीन पीस ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, और अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, 4-5 दिन पहले, ये इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं ये बहुत सारे इंडेक्स पब्लिश करते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उसमें अलग अलग देशों की रैंकिंग बनाते हैं कि यहां पर जेंडर गैप कितना है, यहां पर हंगर इंडेक्स कितना है, यहां पे माल न्यूट्रिशन का लेवल कितना है, यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है, यहां पे करप्शन कितना है, यहां पे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कितना है। और जब ये इन रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं डियर फ्रेंड, उसमें अपने कमेंट देते हैं, तो उससे एक प्रभाव पड़ता है किस पे, डिसीजन मेकिंग ऑफ दीज स्टेट्स। और यहाँ की जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ दबाव में आ जाती हैं, एंड देयर कैपेसिटी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन डेफिनेटली गेट इन्फ्लुएंस अंडर प्रेशर फ्रॉम these international NGOs also.
सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये जो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट है ये डाइल्यूट हो रहा है, ये डाइल्यूट हो रहा है, स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो इन राज्यों की, इन स्टेट की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन व्हाट मैनर इट इज डूइंग दैट आई विल डिस्कस विद यू पीपल। बट यहां तक चीजें समझ में आ रही है आप लोग को? टिल हियर इज देयर एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है? फाइन। अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे ज्यादा इंटरडिपेंडेंस ला रहा है। ज्यादा इंटरडिपेंडेंस ला रहा है मतलब अभी न्यूज में बहुत हलचल में है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया भी एक पार्ट है, पाकिस्तान भी एक पार्ट है, चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, शायद उज्बेकिस्तान भी है। मतलब देखिए इस तरह की चीजें आप लोग को ज्यादा याद होंगी, मैं शायद नहीं याद कर पाऊं। 8 देश हैं कुल मिला के, और ये जो 8 देश हैं ये एक रीजनल ब्लॉक की तरह से काम कर रहे हैं। बोले कि आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर सकते हैं, आपस में डिफेंस कोऑपरेशन कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक रणनीतिक मुद्दों पे बात कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के जो भी रीजनल ग्रुपिंग है, चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे सार्क हो, चाहे आसियान हो, ये इस तरह के कुछ रीजनल ग्रुप्स हैं। और धीरे धीरे इन जो रीजनल ग्रुप्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है डियर फ्रेंड। ऐसा माना जा रहा है कि अब नेशन स्टेट यूनिट ऑफ गवर्नेंस नहीं रहेंगे। नेशन स्टेट जो अभी तक यूनिट ऑफ गवर्नेंस थे, अब जो यूनिट ऑफ गवर्नेंस होंगे ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। तो जब आप यूरोपियन यूनियन की बात आपने की उसमें आपने 27-28 स्टेट्स को मिला लिया और आप बोले इसकी अपनी पार्लियामेंट होगी, इसका अपना हेड ऑफ द स्टेट होगा यूरोपियन यूनियन का, इसकी अपनी करेंसी होगी, इसका अपना एक जोन होगा जिसको आप शेंजन जोन के नाम से बोल रहे हैं। मतलब आप एक नया कॉन्सेप्शन दे रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द टेरिटरी, दिस इज गोइंग टू बी द करेंसी, दिस इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड दैट इज गोइंग टू बी द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन। मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा बता रहे हैं कि गवर्नेंस की जो इकाई है, गवर्नेंस की जो यूनिट है, नाउ इट इज नॉट गोइंग टू बी नेशन स्टेट। सो पहले जो डिसीजंस लिए जा रहे थे वो नेशन स्टेट के लेवल पे लिए जा रहे थे। अब ये जो डिसीजन लिए जाएंगे डियर फ्रेंड ये इन रीजनल ग्रुपिंग्स के लेवल पे लिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से दिक्कत हो रही थी जब एक अभी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हुई RCEP की, इंडिया उससे बाहर रह गए और लोग ऐसा सोच रहे थे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौका मिस हो गया, क्योंकि जो फ्यूचर है दैट बिलोंग्स टू सच रीजनल ग्रुपिंग्स। ये आपका ट्रेड एरिया होगा जिसमें आपका सामान खरीदा और बेचा जा सकेगा। ये आपका हो सकता है कि राजनीतिक क्षेत्रफल ना हो, बट ये आपका एक तरह से आर्थिक क्षेत्रफल होगा जहां पे आपके सामान को बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी, बिना किसी एक्सपोर्ट ड्यूटी के बेचा जा सकेगा। एक फ्री ट्रेड एरिया जैसा बना रहे थे। मतलब अभी केवल आपकी टेरिटरी के अंदर ऐसा होता है, बट आप ऐसा बोल रहे हैं कि इस पूरे एरिया में ऐसा होगा। सो दैट इज अ न्यू आइडिया कि रीजनल लेवल पे इस तरह के जो ब्लॉक बन रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल ब्लॉक हो चाहे इकोनॉमिक ब्लॉक हो, ये अब यूनिट ऑफ गवर्नेंस होने वाले हैं। यूनिट ऑफ गवर्नेंस डियर फ्रेंड अब नेशन स्टेट नहीं होगा, यूनिट ऑफ गवर्नेंस ये रीजनल ब्लॉक्स होंगे। और इसी के अंदर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट छुपा है, पूलिंग ऑफ सॉवरेंटी। पूलिंग ऑफ सॉवरेंटी से मेरा मतलब यह है कि एज ए कंट्री हो सकता है कि भूटान एक कमजोर देश हो, एज ए कंट्री हो सकता है कि नेपाल इंडिया ऐसे ताकतवर ना हो, बट जब आप सार्क की मीटिंग में आते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऐसा आपने बनाया हुआ है, इन साउथ एशियन कंट्रीज की मीटिंग में आते हैं तो वहां पे आप एक सार्क की तरह से बात करते हैं कि जो सार्क है, ये जो SCO है, इसकी पॉपुलेशन इतना है, पूरे वर्ल्ड की GDP में इनका परसेंटेज इतना है, इनमें 4 लोग न्यूक्लियर पावर है, डिफेंस कोऑपरेशन इतना हो सकता है। मतलब दैट इज एन आइडिया कि स्मॉल स्टेट दे आर पुलिंग अप, वो अपनी सॉवरेंटी को जोड़ रहे हैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम कई बार आप बोलते हैं कि सपोज ये अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन है जिसमें सपोज मान लो एग्जांपल 59 या 60 कंट्री होंगे, जो भी होंगे। देखिए अफ्रीकन यूनियन में सपोज अगर इतने देश होंगे तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे देश होंगे, बुरुंडी होगा, युगांडा होगा, रवांडा होगा, ऐसे बहुत सारे देश होंगे। अगर युगांडा इंडिया से कुछ बोले कि हमारा सिटीजन आपके यहाँ गया है, उसका आप ध्यान रखिएगा, उसके साथ मिसबिहेव हुआ है दिल्ली में,
इंडिया हो सकता है इसे इग्नोर कर दें कि बुरुंडी युगांडा इतने बड़े देश नहीं है, एक दो इंसिडेंसेस हो गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर इस मुद्दे पे अफ्रीकन यूनियन ऐसा इंडिया को बोलता है कि एक अफ्रीकन के साथ दिल्ली में खराब व्यवहार किया गया है, कुछ लोगों ने उनके साथ वॉयलेंस किया है, इस बात को इग्नोर कर पाना इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से इंडिया यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं, वहां पे अफ्रीकन यूनियन का सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल है। और ये सारे देश एक साथ मिलकर किसी को सपोर्ट करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसमें आप खुद को बुरुंडी नहीं समझ रहे हैं, खुद को आप सूडान नहीं समझ रहे हैं, खुद को आप साउथ सूडान नहीं समझ रहे हैं, खुद को इरिट्रिया नहीं समझ रहे हैं, आप खुद को अफ्रीकन यूनियन समझ रहे हैं कि हम एक सामूहिक रूप से स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं और हमारे साथ बार्गेन करना पड़ेगा। अलग अलग हमसे बार्गेन करना इजी हो सकता है, बट पूलिंग ऑफ सॉवरेंटी का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है और इस संगठन का जो अस्तित्व है वो पावरफुल है। सो बुरुंडी, रवांडा, युगांडा हो सकता है पावरफुल ना हो, कोई डाउट नहीं है, बट अफ्रीकन यूनियन काफी क्या है, पावरफुल है। अफ्रीकन यूनियन की अपनी आर्मी है, अफ्रीकन यूनियन के अपना सेक्रेटेरिएट है, अफ्रीकन यूनियन अपनी ब्रीफिंग देते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस देश के प्रति क्या ओरिएंटेशन रखना है, और ये बाकी देश इसको क्या करते हैं, मानते हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ पूलिंग अप ऑफ सॉवरेंटी, कि छोटे छोटे देश मिलकर अपनी सॉवरेंटी मिला के एक बड़ा आइडिया बना रहे हैं। दैट इज आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो एक लेवल पे जो नेशन स्टेट है सॉवरेंटी वो कमजोर हो रही गुरिंदर, और एक लेवल पे जो नेशन स्टेट की सॉवरेंटी है वो इस ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा के अपनी सॉवरेंटी को पुल अप करके एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी की तरफ से इमर्ज हो रहा है। ये दोनों ट्रेंड साइमल्टेनियसली चल रहे हैं डियर फ्रेंड। ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से साइमल्टेनियसली एक तरफ आपकी संप्रभुता डाइल्यूट हो रही है और दूसरी तरफ आपकी संप्रभुता स्ट्रेंथन हो रही है। ये बात आप सभी को समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं है? यहां तक देखिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, प्लीज आस्क मी इज देयर एनी डाउट व्हाट एवर आई डिस्कस टिल नाउ। उससे लेके देखिए अगर कोई डाउट है किसी को भी तो पूछ सकते हैं। मैंने आपको बस समझाने की कोशिश की कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक लेवल पे नेशन स्टेट की सॉवरेंटी डाइल्यूट हो रही है, दूसरे लेवल पे जो छोटे छोटे देश हैं ये इसका फायदा उठा रहे हैं और पूलिंग अप सॉवरेंटी कर रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी बना रहे हैं। दिस आइडिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? लास्ट हिमांशु ऐसा बोल रहे हैं, देखिए हिमांशु ऐसा बोल रहे हैं कि लास्ट वाला चीज फिर से एक्सप्लेन कर दी है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं हिमांशु कि बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको देखा था, अफ्रीका में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, बट इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अफ्रीकन यूनियन। और ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया अफ्रीकन यूनियन, एज सच ये 59 छोटे बड़े देशों का एक समूह है और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एक स्टैंडिंग है। इंटरनेशनल लेवल पे ये जो कहेगा उस बात की एक वैल्यू है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ पूलिंग अप ऑफ सॉवरेंटी, कि सॉवरेंटी को आप पूल अप कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और छोटे छोटे देश मिलके एक स्ट्रॉन्ग इमेज दे रहे हैं कि वी आर नॉट जस्ट ए स्मॉल कंट्री, वी आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 59 कंट्रीज। द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अफ्रीकन यूनियन। और आपको अफ्रीकन यूनियन के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, मतलब आपको 59 कंट्रीज के साथ एक साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। दिस थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिमांशु? ये बात समझ पा रहे हैं हिमांशु? क्या कहना चाह रहे हैं? वेरी गुड, ठीक है, सही बात है। हाँ, तो देखिए ये हो रहा है रीजनल लेवल पे, मैंने बताया। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? देखिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक IMF, लाइक WTO। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखिए ये केवल आपके इकोनॉमी को ही इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, बट ये ऑर्गेनाइजेशन कई बार इस तरह की चीजें लाते हैं। लाइक पाकिस्तान बेचारा बहुत परेशान है क्योंकि उसे IMF से देर सबेर हमेशा कुछ दिनों बाद लोन की जरूरत पड़ती है, बट ऐसा माना जा रहा है कि IMF के सैंक्शंस लग सकते हैं, लोन लेने में दिक्कत आ सकता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है किसे? पाकिस्तान को।
और ग्रे लिस्ट में रखने की वजह से क्या हो रहा है कि अगर ये फरवरी तक अपने चीजों को सुधारता नहीं है पाकिस्तान टेररिज्म के मामले में, आतंकवाद के मामले में, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दें। मतलब देखिए, आपको लोन देंगे या लोन नहीं देंगे, बता रहे हैं बहुत सारे क्राइटेरियाज कि शायद ये 27 डायमेंशंस हैं, इन पे हम आपकी गवर्नेंस को जज करेंगे कि आपके यहाँ गुड गवर्नेंस है या गुड गवर्नेंस नहीं है। और अगर गुड गवर्नेंस नहीं होगी आपके यहाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, आपको ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं, आपको और ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगे। मतलब जो देश है ये आर्थिक डिसीजन लेने के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेशर में है। दे आर अंडर ह्यूज प्रेशर फ्रॉम दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। दैट एस्पेक्ट आई एम सेइंग कि एट ग्लोबल लेवल देर आर नंबर ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, जो आपकी कैपेसिटी कि कितना सब्सिडी आप दे पाएंगे, सब्सिडी नहीं दे पाएंगे, इन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। तो स्टेट्स की एबिलिटी टू टेक देयर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डिसीजन, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डिसीजन, दैट इज गेटिंग हैम्पर्ड बाय दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड या नहीं? इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ये बात समझ पा रहे हैं? Then, along with that, there are number of multinational, there are number of multinational companies. अब देखिए, ये प्राइवेट प्लेयर के लेवल पे बोल रहा हूं, दो तरह के प्राइवेट प्लेयर हो सकते हैं। प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट प्लेयर, इसमें मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेसबुक हैं, ट्विटर हैं, गूगल हैं, इनके जो सीईओज हैं, और देखिए इनका एक इम्पैक्ट है, इनके जो क्लाइंट हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं, ये किसी एक देश में नहीं है। तो अगर फेसबुक अपनी सेवाएं इंडिया के सिटीजन्स के लिए बंद कर दे और बोले कि जब मैं इंडिया में आया था तो हमारे जो सीईओ हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर नमस्ते नहीं किया था, मतलब ऐसा बोल देंगे, और नमस्ते नहीं किया इसलिए हमने फेसबुक बंद कर दिया इंडिया के लोगों के लिए। तो देखिए, इंडिया के लोग मतलब समझ नहीं पाएंगे कि होगा क्या। आपको आदत पड़ गई है सुबह शाम हर 5 मिनट में फेसबुक देखने की, व्हाट्सएप देखने की। मतलब देखिए, अगर उन्होंने ये बोल के बंद कर दिया कि जब मैं इंडिया आया तो एयरपोर्ट पे कोई मिनिस्टर मुझे लेने नहीं आया, अगर ऐसा बोल के बंद कर दिया, तो देखिए आप अपनी सरकारों पे दबाव बना देंगे कि कैसा भी करके उनके जो सीईओ है उन्हें समझाया जाए। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनका बिजनेस 70 कंट्रीज में, 80 कंट्रीज में फैला हुआ है, दे आर ऑल्सो वेरी मच कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग ऑफ डोमेस्टिक गवर्नमेंट। सो ये डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स हैं, इनके नियम कानूनों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं। ये जो मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशंस हैं, जैसे रिलायंस है, हो सकता है उनका बिजनेस इंडिया में ज्यादा हो बट विश्व के अलग अलग देशों में फैला हुआ है, बहुत सारे देशों में, वहां की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने का पोटेंशियल रखते होंगे कौन? रिलायंस। ऐसे बहुत सारे देश होंगे जिनकी पूरी जीडीपी से ज्यादा वैल्यू होगी, वर्थ होगी किसकी? रिलायंस कॉर्पोरेशन की। तो ये इंटरनेशनल जो प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग प्लेयर है, या जो इंटरनेशनल एनजीओज भी हैं, जैसे मैंने एमनेस्टी की बात की, मैंने ग्रीन पीस की बात की, मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की, ये देखिए जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं, दे ऑल्सो हैव पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग ऑफ दिस डोमेस्टिक गवर्नमेंट। सो इस तरह से अलग अलग लेवल पे ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये आइडिया ऑफ नेशन स्टेट को इस तरह से अफेक्ट कर रहा है। ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? कि how globalization is affecting this idea of nation state at multiple level. This idea you people are able to understand or not? फाइन, देखिए ये आपको सभी को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। बट आइडिया ऑफ सिटीजनशिप डिस्कस करने से पहले, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है, और देखिए जो सिटीजनशिप का आइडिया है वो इन जनरल भी जब आप जीएस पढ़ते हैं तो पॉलिटी का जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आप सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं। पर यहाँ पे हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे? सोशल कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का सोशल कॉन्सेप्शन में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाउ इन व्हाट मैनर
सोशोलॉजिस्ट दे परसीव सिटीजनशिप, इसका सोशल ओरिएंटेशन क्या है, दैट एस्पेक्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल। और जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो हम आपके साथ पहले डिस्कस करेंगे कि आज जब हर कोई देश खुद को एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलता है, तो ये जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है या जो डेमोक्रेसी है, जो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आफ्टर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटेन में, फ्रांस में, बाकी देशों में, यूरोप के, देखिए जो इमर्ज हुआ और धीरे धीरे ये फैला एशिया में, अफ्रीका के बाकी देशों में, क्या उसके बेसिक फीचर होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि कोई भी देश डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक नहीं है। जैसे आज के डेट में क्या होता है, हर कंट्री, एवरी कंट्री, दे क्लेम दैट दे आर डेमोक्रेसी। ईरान भी खुद को बोलता है कि डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान भी खुद को बोलता है कि डेमोक्रेसी है, अफगानिस्तान भी बोलते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया भी बोलते हैं डेमोक्रेसी है, इंडिया भी डेमोक्रेसी है। तो देखिए एवरी कंट्री इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, चाइना ऑल्सो सेज कि हम वन पार्टी डेमोक्रेसी है। तो देखिए हर देश खुद को क्या बोल रहा है कि वी आर डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी हैज इमर्ज एज अ वैल्यू, डेमोक्रेसी इमर्ज हो गया है एक वैल्यू की तरह से, वेयर इन ऑर्डर टू लेजिटिमाइज, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई देयर गवर्नेंस, एवरी नेशन स्टेट दे आर क्लेमिंग दैट दे आर डेमोक्रेसी। हर नेशन स्टेट ये क्लेम कर रहा है कि वो क्या है, एक डेमोक्रेसी है। बट कुछ तो फीचर्स होने चाहिए, कुछ तो बेसिक कंसेंसस होना चाहिए कि अगर ये चीजें हैं तब तो आप डेमोक्रेसी हैं, अगर ये चीजें नहीं है देन यू आर नॉट ए डेमोक्रेसी। लाइक ईरान खुद को इस्लामिक डेमोक्रेसी बोलता है बट यूएस मानने से मना करता है, नॉर्थ कोरिया खुद को क्लोज डेमोक्रेसी बोलते हैं बट वर्ड मानने से मना करता है, चाइना खुद को वन पार्टी डेमोक्रेसी बोलते हैं बट बाकी देशों का कहना है कि भैया कम से कम दो पार्टी तो होना चाहिए अगर आप डेमोक्रेसी हैं तो। क्लियर? सो व्हाट आई एम सेइंग कि देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज, by applying these criteria we may conclude that whether a particular country is democracy or it is not democracy। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज होने चाहिए जिनके बेसिस पे हम ये बोल पाए कि कोई देश डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी नहीं है। इसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सम मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी वी विल डिस्कस। ठीक है? सो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट वी विल डिस्कस। और जब इनकी बात करेंगे तो देखिए पहला जो फीचर है जिसके बेसिस पे आप किसी भी देश को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक बोलेंगे, फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि देयर शुड बी सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और जो गवर्नमेंट है ऐसे देशों में जो खुद को डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इन हैंड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। So in all those countries which are claiming themselves as democratic countries, control of government should be in the hand of whom? Some elected representative that people have elected, either directly or indirectly। ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर सकता है, 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में, ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी हो सकता है। इलेक्ट करने का फॉर्मूला क्या है? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिस्टम है। That may differ from society to society, but there should be some form of election। कुछ तो इलेक्शन होना चाहिए और जो गवर्नमेंट है that should be in the control of these elected representative। That is the first criteria। If you are claiming yourself as democracy, you should fulfill this criteria that there should be some form of elected representative। To under modern democracy, the control of government is in the hand of ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनके हाथ में ही इसका कंट्रोल होगा, हु आर पार्ट ऑफ आइदर पार्लियामेंट और असेंबली। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप संसद का नाम दे सकते हैं, आप विधानसभा का नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बट जो रियल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है दैट शुड बी इन द हैंड ऑफ दोज हु आर इलेक्टेड। और जितने ज्यादा लोगों ने इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है उतना ज्यादा वैल्यू होगा। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस होगा अगर उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा तो ज्यादा लेजिटिमेसी होगी, क्योंकि एक एज ग्रुप आपने डिफाइन कर दिया, 18 साल, 20 साल, 21 साल, जो भी डिफाइन किया, उस एज ग्रुप से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो ऐसी सरकारों के बनाने में अपने वोट का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई वेदर ए पर्टिकुलर सोसाइटी इज डेमोक्रेसी और इट इज नॉट डेमोक्रेसी। ये बात समझ पा रहे हैं? दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ये जो पहला क्राइटेरिया है ये सभी को समझ में आ रहा है?
ठीक है, अब देखिए दूसरा जो क्राइटेरिया है वो क्या है। दूसरा क्राइटेरिया है, देखिए केवल इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली इलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखिए इलेक्शन तो ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे कंट्रीज में लाइक फिडेल कैस्ट्रो जब तक जिंदा थे, जब तक हेल्दी थे, तब तक प्रेसिडेंट बने ही जा रहे थे, बने ही जा रहे थे। ह्यूगो चावेज जब तक हेल्दी थे और जब तक डेथ नहीं हुई, प्रेसिडेंट बने ही जा रहे, बने ही जा रहे, बने जा रहे हैं। क्लियर? सो कई बार ऐसा माना गया है, देखिए यू नो व्हेन टू रिटायर, आपको पता होना चाहिए कि कब आपको रिटायर करना है। देखिए सचिन बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, इंडिया के भारत रत्न भी मिला, सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट रिटायर तब हुए जब लोग सोचने लगे कि कब रिटायर होंगे। टीम पे ऐसा तो नहीं कि बोझ बनते जा रहे हैं, रन नहीं बना पा रहे हैं तो भी टीम उनको कैरी कर रहा है। सो दैट शुड नॉट बी द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आप तब रिटायर हुए जब उसके पहले आपको रिटायर हो जाना चाहिए था। क्लियर? लाइक रतन टाटा रिटायर हुए, बट उससे पहले अगर हो गए होते तो ज्यादा अच्छा सक्सेसर आप पा पाते। यहां पे भी बोल रहे हैं कि इलेक्शन होना जरूरी है, बट फ्रीक्वेंट इलेक्शन जरूरी है। फ्रीक्वेंट, हर 4-5 साल बाद क्या होना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए, और ये फेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रशिया में जो मेन लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में अपने बाथरूम में मरा हुआ पाया गया, दूसरे और लीडर आए उनको मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में जहर दे दिया गया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपोजिशन को पनपने ही नहीं दे रहे हैं, किसी और लीडर को आने नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो देखिए इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनका डोमिनेंस था, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो संविधान सभा बनी, उसमें 70-80% से ज्यादा लोग उन्हीं के थे। तो चाहते तो वन पार्टी डेमोक्रेसी बना देते कि एक ही पार्टी के लोग हैं संविधान सभा में, क्यों ना हम वन पार्टी डेमोक्रेसी बना दे और आराम से रहेंगे। भले ही उसके कुछ सालों बाद तक उन्हीं पार्टी की सरकार बनती रही, बट एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने बनाया। सो डेमोक्रेसी की जो अहमियत है, डेमोक्रेसी का जो जजमेंट है, इस बात से ही नहीं होता कि केवल इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन तो फ्रॉडुलेंट तरीके से भी कराए जा सकते हैं, मैनेज भी किए जा सकते हैं। इलेक्शन हो और इलेक्शन फेयर हो। कैसे हो? फेयर हो, फ्रीक्वेंट हो, हर 4 साल बाद, हर 5 साल बाद इलेक्शन हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वोटिंग प्रोसेस में क्या करें? पार्टिसिपेट करें। तब ऐसे मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम की लेजिटिमेसी डियर फ्रेंड काफी ज्यादा होगी कि इलेक्शंस हो रहे, फेयर इलेक्शंस हो रहे, फ्रीक्वेंट इलेक्शन हो रहे हैं, और जो इलेक्टोरेट का साइज है वो एज वाइड एज पॉसिबल है। देन देयर विल बी मोर लेजिटिमेसी टू सच काइंड ऑफ सिस्टम। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि इलेक्शंस मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शंस शुड बी फ्री, इलेक्शन शुड बी फेयर। फ्री होने चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, विच मीन्स दैट इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इट शुड नॉट बी कैरेक्टराइज बाई यूज ऑफ फोर्स। फोर्स का यूज ना हो, इन्फ्लुएंस का यूज ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, कैलकुलेशन ना हो इलेक्शन रिजल्ट में। तो देखिए कई बार ऐसा होता है इंडिया में कि वंस इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट, सारी पार्टीज उसको एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ सही है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी देखिए काफी गुस्सा हो गए थे कि जो वोट बाई मेल है, जो पोस्टल बैलेट है, जो मेल से है, उनकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, उनमें किसी फोर्स का, इन्फ्लुएंस का, इलीगल मनी का, करप्शन का ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सो दैट इज अ सेकंड क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप जज करते हैं कि कोई सोसाइटी डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? सेकंड क्राइटेरिया इज क्लियर टू यू पीपल और नॉट? ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूं जो आप मेंशन कर सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इलेक्शन शुड बी देयर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड बी देयर। सेकंड थिंग आई वाज सेइंग कि फेयर इलेक्शन शुड बी देयर, impartial election should be there, and third I am saying कि there should be freedom of expression. So देखिए जो freedom of expression वाली बात है, that is foundation of any democracy. So हर democracy का foundation है क्या? Freedom of expression. There should be freedom to people to have their own viewpoint, to have their own opinion, to have their own conviction. और देखिए लोगों में अपना opinion होना चाहिए, लोगों में अपना conviction होना चाहिए, अपना व्यू पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो अल्टरनेट ओपिनियन वाली बात है, ये जो अल्टरनेट व्यू पॉइंट वाली बात है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इसी फाउंडेशन पे सर्वाइव करती है कि पीपल हैव राइट टू क्रिटिसाइज, पीपल हैव राइट टू हैव देयर ओन ओपिनियन, पीपल हैव राइट टू डिसएग्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो यू मे डिसएग्री फ्रॉम गवर्नमेंट, you may criticize government, you can come up with the suggestion,
you may have your own alternate conviction. So these things are another basic element of a modern democratic system. तो third element मैंने लिखा है कि under modern democracy citizens should have right to express themselves without danger of state operation. कि state operation के डर के बिना citizens में ये freedom होनी चाहिए कि वो अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज अनदर क्राइटेरिया, दैट इज अनदर आइडिया फॉर हैविंग ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम. थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड हैव योर ओन अल्टरनेट व्यू पॉइंट एंड ओपिनियन. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? यहां तक समझ में आ रहा है? फाइन. फोर्थ आई एम सेइंग, अब देखिए फोर्थ क्या है कि देखिए अगर सपोज आपको देखिए कैसे चीजें पता चलती हैं कि चीजें सही चल रही हैं, कैसे चीजें गलत चल रही हैं. हाउ? इन व्हाट मैनर यू गेट टू नो वेदर थिंग्स आर गोइंग राइट और थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग. ऑब्वियसली फ्रॉम डिफरेंट न्यूज चैनल्स, डिफरेंट इंफॉर्मेशन चैनल. सो ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये जो इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं, ये आपको बताते हैं कि चीजें सही चल रही हैं या चीजें गलत चल रही हैं. और अगर आप केवल दूरदर्शन देख रहे हैं, अगर आप केवल ऑल इंडिया रेडियो देख रहे हैं, तो सिंस इन पे एक तरह का कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, इसलिए आप जब इन चैनल को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सबका साथ हो रहा है और सबका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है और सबका भरोसा बना हुआ है. देखिए इस तरह की चीज दिखेंगी, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट बोलेगी वही ये भी बोलेंगे. बट जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इस बात पे बेस्ड है कि आपके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी होने चाहिए. अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से मतलब ये कि प्राइवेट न्यूज चैनल की आपको एक्सेस होनी चाहिए. इंटरनेट पे जो इस तरह का न्यूज कंटेंट है उसकी आपको एक्सेस होनी चाहिए. और आप बाहर के जो न्यूज चैनल हैं, बीबीसी या सीएनएन है, उनकी भी आपको एक्सेस है. तो इनसे आप अपना एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि व्हाट दे आर सेइंग अबाउट इंडिया. तो नॉट नेसेसरली कि ऑल विल से बैड, बट डेफिनेटली सम ऑफ देम दे विल ट्राई टू ब्रिंग आउट रॉन्ग डूइंग्स या लैकुनास और डिफिशियंसी ऑफ द गवर्नेंस. उनके बेसिस पे आप अपना एक बैलेंस सोच बना सकते हैं, बैलेंस पर्सपेक्टिव बना सकते हैं. तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां की जो सिटीजनरी है, देखिए द मोर इन्फॉर्म सिटीजन्स, मोर इम्पावर्ड सिटीजन. जितने आप इन्फॉर्म हैं उतने ही आप क्या है, इम्पावर्ड है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि जो इन्फॉर्म सिटीजनरी है वही इम्पावर्ड सिटीजनरी है. एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम टेलिंग यू पीपल कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जहां पे भी है वहां पे अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होने चाहिए. अल्टरनेट सोर्स इंफॉर्मेशन से मतलब है कि अंडर मॉडर्न डेमोक्रेसी द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट एंड इंडिपेंडेंट. अल्टरनेट भी होने चाहिए और सरकारों का उस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए. ऐसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होने चाहिए लाइक फ्री मीडिया सोर्सेस, फ्रीलांस जर्नलिस्ट. सो फ्रीलांस जर्नलिस्ट होने चाहिए. तो देखिए कई बार ऐसा इंडिया में एक क्वेश्चन होता है कि देखिए जैसे ही आपने न्यूज चैनल खोला और किसी जर्नलिस्ट को आपने देखा, आप समझ जाते हैं कि क्या बोलने वाले हैं. ठीक है, ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से बात करेंगे और एक और जर्नलिस्ट हैं जो सरकार के खिलाफ बात करेंगे. देखिए ऐसा परसेप्शन जो आप बना रहे हैं ये सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी और मीडिया के लिए भी नहीं. क्योंकि आप मीडिया को बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, डेमोक्रेसी का. तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय alternate source of information, and that alternate source of information, dear friend, it should be free, it should be fair, and it should be working outside government control. गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पे कम होना चाहिए जिससे लोगों को अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने में क्या हो, हेल्प मिले, लोग अपनी एक सोच बना सकें. सो ये जो मीडिया हाउसेस हैं, ये जो फ्री डिजिटल इंफॉर्मेशन है, दे आर इंपॉर्टेंट टू मेक डेमोक्रेसी वायबल. डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, डेमोक्रेसी को वायबल बनाने के लिए इन अल्टरनेट एंड फ्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का होना बहुत ही जरूरी है. बहुत ही जरूरी इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कंसल्टेशंस. डेमोक्रेसी इज डायलॉगिक. डेमोक्रेसी में कंसल्टेशंस होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, अल्टरनेट व्यू पॉइंट होने चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए. तब डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, तब डेमोक्रेसी वायबल होती है, तब डेमोक्रेसी सस्टेन लेवल में चल सकती है. इसके लिए जरूरी है अल्टरनेट एंड फ्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल और नॉट, डियर फ्रेंड? ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को देखिए कोई डाउट? एनी डाउट टिल हियर?
अब देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये 4 फीचर्स तो मैंने आपको बताया। 5th फीचर क्या है, जो भी ऐसा डेमोक्रेसी है वहां पे प्रेजेंस होगी किसकी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस की। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस मतलब ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर वर्किंग आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप, बहुत सारे एनजीओस, बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप, देखिए ये सब अगर डेमोक्रेसी में रहेंगे तो ये अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप्स की बातों को पब्लिक डोमेन में लाते रहेंगे, सरकार के सामने इन बातों को रखेंगे, सरकार इन बातों के बारे में सोचने के लिए मजबूर होगी और इससे सोसाइटी का जो डिफरेंट सेक्शन है उसके व्यू पॉइंट, उसके एस्पिरेशंस, उसके कंसर्न्स, उसके इंटरेस्ट, इनसे सरकारें क्या होंगी, अवेयर होंगी और ये चीजें डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा डियर फ्रेंड। दिस थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। Autonomous institutions, they are those institutions, they are largely working outside the influence of the state, rather they can create influence of the government for raising interests and aspirations of some specific groups। कुछ अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट को रेज करने के लिए ऐसे बहुत सारे ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी में होने चाहिए अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये बात समझ पा रहे हैं? फाइन। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, इसके बारे में हम आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंक्लूसिव सिटीजनशिप। इंक्लूसिव सिटीजनशिप का देखिए मतलब क्या है कि जब आप अपना फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे, व्हेन यू आर लीडिंग योर फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एक आइडिया ऑफ नेशन बनाने की कोशिश की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बिफोर इंडिपेंडेंस। सो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक आइडिया ऑफ नेशन बनाने की बात की जिसमें बोले थे कि वॉट एवर माइट बी योर कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, जेंडर, वी ऑल शुड थिंक दैट वी आर एन इंडियन। सो एन आइडिया ऑफ इंक्लूसिव नेशन दे ट्राई टू मेक। उसी प्रोसेस में क्या हुआ, एक पैरेलल नेशनलिज्म भी चला कि मुस्लिम्स आर नॉट जस्ट अ सेपरेट रिलीजन, मुस्लिम्स आर ए सेपरेट नेशन। और फाइनली we got our independence at the same time partition also took place। और जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ इस बेसिस पे हुआ कि पाकिस्तान विल बी ए मुस्लिम कंट्री। हालांकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्ना साहब ने ऐसा बोला कि हम इसे सेकुलर बनाने की कोशिश करेंगे और सभी के राइट्स इक्वल होंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। बेसिकली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जब आपकी फाउंडेशन ही किस पे बेस्ड है, फाउंडेशन ही रिलीजन के बेसिस पे बेस्ड है कि पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजन दे शुड हैव ए सेपरेट स्टेट। ऐसा इंडिया में कभी नहीं रहा। इंडिया इज ओपन फॉर एवरीवन, इट बिलोंग्स टू एवरीवन, nobody can claim that it belongs to that one community। So here we came up with the idea of inclusive citizenship। but जब आप ऐसा बोलते हैं कि ये कोई हिंदू स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, क्रिश्चियन स्टेट है, तो ये रिस्ट्रिक्टिव सिटीजनशिप है। वहां पे पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप दे विल ऑलवेज फील themselves as a second class citizen। तो ये अगर आपने ऐसा डिक्लेयर कर दिया होता कि इंडिया में हिंदुइज्म यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन होगा, हिंदी यहाँ की ऑफिशियल भाषा होगी, तो देखिए बहुत सारे लोग जो हिंदूज नहीं थे या जो हिंदी नहीं बोल पाते थे, दे वुड हैव फेल्ट देमसेल्फ एज अ सेकंड क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजनरी। ऐसा शायद इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं किया। दे बिलीव्ड इन ह्यूमनिज्म, दे बिलीव्ड इन डिफरेंसेस, दे बिलीव्ड इन डिग्निटी। सो जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इन बातों से जाना जाता है कि अपने लोगों के लिए किस तरह के राइट्स आप मेंटेन कर रहे हैं। एंड वन सच इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज आइडिया ऑफ इंक्लूसिव सिटीजनरी। इंक्लूसिव सिटीजनरी से मेरा मतलब यह है कि एनी एडल्ट लिविंग इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी इन दैट कंट्री इज सब्जेक्टेड टू इट्स लॉ इक्वली। आप उस देश के लॉ से इक्वली सब्जेक्टेड है और जो भी राइट्स दिए जाएंगे वो राइट्स सभी सिटीजन्स को, चाहे सोशल राइट्स हों, चाहे पॉलिटिकल राइट्स हों, चाहे इकोनॉमिक राइट्स हों, ऑल सच राइट्स will be equally applicable to all citizens irrespective of race, irrespective of gender, irrespective of religion, irrespective of caste or any other thing। इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा डियर फ्रेंड। दैट इज द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव सिटीजनरी। ये बात समझ पा रहे हैं?
दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये जो मैंने आपके साथ 6 फीचर्स डिस्कस किए, 6 फीचर्स ऑफ एनी सिस्टम विच इज क्लेमिंग इटसेल्फ एज मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये 6 फीचर्स आप सभी को समझ में आ रहे हैं? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब ये जो लास्ट फीचर मैंने आपको बताया, द लास्ट फीचर दैट आई टोल्ड यू पीपल, दैट इज द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव सिटीजनशिप, ये जो मैंने आपको फीचर बताया, इसके बारे में देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं। देखिए व्हाट आई एम सेइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फीचर, दैट इज आइडिया ऑफ इंक्लूसिव सिटीजनरी, इसके बारे में देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जो राइट्स और ड्यूटीज है, जो राइट्स और ड्यूटीज हैं सिटीजन्स की, उनके बारे में देखिए एक पर्सन हेरोल्ड लैस्की, ही सेइंग कि हर जो स्टेट है, हर जो राज्य है, इज नोन बाय व्हाट, नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। कोई भी स्टेट प्रोग्रेसिव है, कोई भी स्टेट रिग्रेसिव है, इस बात से पता चलता है कि वो किस तरह के राइट्स मेंटेन करता है। क्लियर? देखिए आप कई बार ऐसा बात करते हैं ना कि किसी ने कुछ बोला, कमेंट वगैरह किया, जुडिशरी के ऊपर कंटेम्प्ट लग गया। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां पे आप जुडिशरी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। यूके में स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट एक्ट था, उसे हटा दिया गया। यूएस में कंटेम्प्ट की बात है जुडिशरी की, बट तभी है जब उनके निर्णयों को आप नहीं मानते। क्रिटिसाइज करने के लिए कंटेम्प्ट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो कई बार ऐसा होता है कि यू आर नोन एज प्रोग्रेसिव, यू आर नोन एज रिग्रेसिव, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ द लॉज यू मेंटेन। सो आप अगर इस तरह के लॉज लाते हैं जिनके थ्रू आप इंटरफेथ, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को लेके थोड़ा सा सेंसिटिव है बेसिकली, बाकी मैरिजेस को लेके नहीं, इंटरफेथ मैरिजेस को लेके आप काफी सेंसिटिव हैं, आपका काफी कंसर्न लग रहा है कि जो इंटरफेथ मैरिजेस हो रही हैं वहां पे स्टेट को देखने की जरूरत है कि कहीं कोई प्रलोभन, कोई लालच तो नहीं दिया गया, कोई ग्रीड तो नहीं दिया गया, एल्यूरमेंट तो नहीं हुआ है, कहीं कोई धोखा तो नहीं हुआ। वहां पे आप बहुत ज्यादा कंसर्न है बेसिकली। कहीं ना कहीं आप ऐसा मान रहे हैं कि ये जो हाईली पर्सनल डिसीजंस हैं इसमें भी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, कि मैरिज में इंटरफेयर कर सकता है, और ऐसा मान सकता है कि इंडिया के जो बॉयज हैं, जो गर्ल्स हैं, काफी मैच्योर अभी नहीं है, और उनको रिलीजन के नाम पे उनको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। स्पेशली हमारी गर्ल्स को, जो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी शायद इतनी समझदार नहीं है, कि उनको रिलीजन के नाम पे लालच देके रिलीजन को चेंज कराया जा रहा है। देखिए इस तरह के लॉज जब आप लाते हैं तो लीगली इट में बी राइट, लीगली इट में बी रॉन्ग, ये तो जुडिशरी देखेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। बट सोशली, सोशल इंप्लीकेशन क्या है? सोशल इंप्लीकेशन ये होता है कि जब आप सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट के माइंड से देखते हैं, लीगल माइंड से, तो सच लॉ कैन बी लीगल और कैन बी इलीगल। जुडिशरी इज देयर टू डिक्लेयर इट लीगल और व्हाट इलीगल, सुप्रीम कोर्ट इज देयर, ऐसे किसी लॉ की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। बट जब आप एक सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर मेकिंग, कैसा समाज हम बनाना चाहते हैं जहां पे रिलीजन एक मेजर आइडेंटिटी हो आपकी। जब आप मैरिज करना चाहते हैं तो कास्ट आपकी एक मेजर आइडेंटिटी हो। क्या लोग को अपने रिलीजन छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेसिकली लोगों को अपनी जाति छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपना रिलीजन पहले ही दिन बता दिया तो ये मेरी तरफ देखेगा ही नहीं, ये मेरी तरफ देखेगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप किसी को पसंद करते हैं और आपको लग रहा था कि वो पर्सन भी शायद आपको पसंद करता है या पसंद करने लगेगा, और इस प्रोसेस के लिए आपने अपने रिलीजन को क्या किया? छुपाया। तो यहां पे देखिए ये समझ पाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया कि आप ऐसे किसी भी रिलेशन में क्या अपना सारा सर्टिफिकेट पहले ही दे देते हैं कि ये मेरी इनकम क्वालिफिकेशन है, ये मेरी कास्ट क्वालिफिकेशन है, ये मेरे बाकी क्वालिफिकेशन है, अब हमें ऐसे रिलेशन करने चाहिए। मे बी, मे नॉट बी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, इस तरीके से जज किया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ राइट्स इट इज मेंटेनिंग फॉर इट्स ओन पीपल। सो आप प्रोग्रेसिव हैं या रिग्रेसिव हैं, इसके बारे में लेंस्की बोल रहे हैं। तो बोला स्टेट इज नॉट जस्ट एन एंटिटी, स्टेट केवल एक सॉवरेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके पास कैपेसिटी है अपने सिटीजन से अपनी बातों को मनवाने की, अपने सिटीजन्स की लॉयल्टी को लेने की। स्टेट वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सिटीजन। सो एज ए स्टेट यू आर नॉट जस्ट कंसर्न विद वन थिंग, दैट
you have right to demand obedience from your citizen, कि आप अपने citizens से obedience की demand करेंगे. Rather, you are an entity who has lots of responsibility, lots of agenda towards these people. That is being defined by Harold Lasky. इसमें citizenship एक बहुत ही important element है, and we are not talking about the citizenship from your polity perspective, जो आप books में पढ़ते हैं कि इस तरीके से citizenship मिल सकती है, इस तरीके से citizenship जा सकती है. हम dear friend आपके साथ discuss करेंगे evolution of citizenship, कैसे ये पूरा idea subject से citizen की तरफ आपका evolve हुआ है. In ancient societies, in medieval societies, you were just a subject in the eyes of the state. In modern societies, post-modern societies, you are a citizen, and there is a balance between authority of the state and rights of a citizen. अब जो state हैं वो simply authoritarian state नहीं है कि उन्होंने decide किया और आपको मानना पड़ेगा. किसानों के साथ compromise करने की कोशिश कर रहे हैं 3 दिसंबर को गवर्नमेंट. That is a dialogic process. Modern democratic system में आपके rights जो citizenship right हैं काफी important है. Next class में I will start with this citizenship right and I will explain you people in detail the idea of evolution of citizenship, different kind of the citizenship right, और globalization के इस दौर में citizenship कहाँ पे stand करता है जब हम अपने स्कूलों में से Indian citizens produce नहीं कर रहे हैं, global citizens produce कर रहे हैं, international स्कूल हो गए हैं, तो where stands the idea of citizenship in contemporary time? That aspect I will discuss with you people. I hope ये क्लास आपको समझ में आया होगा, आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा. सो देखिए यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू मे आस्क, यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. अदरवाइज सेम टॉपिक को आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल डिस्कस यू टू पीपल इवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.